नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी अपने अपने अड्डे छोड़कर निकल रहे हैं। राहुल कल यूपी छोड़कर निकल रहे हैं, नीतीश कुमार पटना छोड़कर निकल रहे हैं, दीदी कोलकाता छोड़कर के आज गंगा सागर पहुंच गई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बैंगलोर छोड़ के दिल्ली आ गए। 23 का पहला हफ्ता ही सियासी हलचल बढ़ाने वाला है। किसने सोचा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अयोध्या से आशीर्वाद मिल जाएगा और आशीर्वाद देने वाले भी संघ के लोग होंगे? क्या किसी ने सोचा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज्यादा हल्ला तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता ही करेंगे? लेकिन यह सब कुछ हो रहा है, कहीं साइलेंट तरीके से हो रहा है, कहीं वायलेंट तरीके से हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और मोदी की पार्टी क्या प्लान बना रही है? योगी यूपी छोड़कर मुंबई क्यों पहुंच गए और नरेंद्र मोदी की पार्टी इसी महीने किसको दिल्ली बुला रही है? जैन समाज को खुश करने वाला फैसला भी बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। देश में इस वक्त जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबकी सही और डिटेल इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में देखिए। अलग अलग रथ पर सवार मोदी के सारे दुश्मन हैं, एक साथ हमले को तैयार। सबके रास्ते में मोदी नाम की दीवार, 24 वाले पथ के लिए अब आर या पार। किसका कौन सा मॉड्यूल है, कौन कहां कहां से एक्टिव है, दीदी ने कौन सा प्लान एक्टिवेट किया है, नीतीश ने कौन सा ब्लूप्रिंट रेडी किया है, अखिलेश कहां कहां राउंड लगा रहे हैं, राहुल किसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, केजरीवाल क्या सोच रहे हैं, भाईजान क्या कर रहे हैं। 23 के पहले हफ्ते से ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने का जुगाड़ बना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से हर मोदी विरोधी नई नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुका है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, मगर हर यात्रा में मोदी की घेराबंदी वाली प्रचुर मात्रा है। 23 में विश्व जोड़ने वाले मोदी का प्लान ए एक्टिवेट हो चुका है। 24 में 350 प्लस वाला टारगेट सेट हो चुका है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, खूब नारे लगवा रहे हैं। इस यात्रा को बहुत दूर जाना है। अभी हम जानते हैं कि कश्मीर तक जाना है। लाखों लाख लोगों ने राहुल जी को अपने पलकों पे बिठाया। नीतीश ने भी समाधान यात्रा लॉन्च कर दी है। 16 दिनों में बिहार के 18 जिलों से होते हुए दिल्ली जीतने का लक्ष्य सेट कर लिया है। हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही। परसों से तो हमारा सब शुरुआत होगा। कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाएं। हाँ? ममता भी द्वारे द्वारे घूम रही हैं। दीदी के 3.5 लाख दूत 10 करोड़ लोगों का वोट मजबूत करने के लिए रेडी हैं। और दीदी अभी से कौन किसकी बी टीम, कौन किसकी सी टीम का स्लोगन देने लगी हैं। ইনসাইড ইজ রেড কালার এন্ড আউটসাইড ইজ গ্রিন কালার, এই বলে আমরা কংগ্রেস হচ্ছে সিপিএম এর বি টিম এই কথা বলতাম। এখন যখন বিজেপি হয়ে গেছে, এখানেও কংগ্রেসের বি টিম এবং সিপিএম এরও সি टीम। अखिलेश यूपी का हर जिला खंगाल रहे हैं। मैनपुरी से 23 और 24 दोनों वाला माहौल बना रहे हैं। कैमरे पर खुलकर नहीं बता रहे, मगर इशारों में एक नए आंदोलन की कहानी जरूर सुना रहे हैं। देखिए, आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है। समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर क्या पक रहा है? मोदी को, योगी को कौन ललकार रहा है? केजरीवाल साइलेंट हैं,
मगर आम आदमी पार्टी मोदी पर इतनी वायलेंट क्यों है, एक एक करके सबका प्लान डिकोड करेंगे। मोदी की घेराबंदी करने वाले एक एक विरोधी के जीपीएस को आज हम बिहार से, बंगाल से, यूपी से, हैदराबाद से, दिल्ली से, हर उस लोकेशन से ट्रैक करेंगे जहां जहां से मोदी के खिलाफ 24 वाला खूंटा गाड़ा गया है। शुरुआत राहुल से करते हैं। यूपी में राहुल की यात्रा का फेज 2 मंगलवार रात के छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुआ। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जय सिया राम का जाप होने लगा। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम राहुल को प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त बताने लगा। एक ही टेक्स्ट हर टाइमलाइन पर कट कॉपी पेस्ट होने लगा। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक न राहुल, न प्रियंका, न ही सोनिया, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता रामलला के दर्शन को नहीं गया, जबकि मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता पहले दिन से राम मंदिर के निर्माण से जुड़े रहे। मगर किसी जमाने में राम के अस्तित्व का ही विरोध करने वाली पार्टी आज सियावर रामचंद्र की जय इसलिए बोल रही है क्योंकि इसमें उसे 24 वाला सियासी फायदा दिख रहा है। श्री राहुल जी एंड जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही। हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के बाद जैसे ही जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे हाथों हाथ पिक कर लिया। सब राहुल की पीठ थपथपाने में बिजी हो गए। राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने भी इस यात्रा का समर्थन किया है। कहा है कि एक 50 साल का नौजवान 3000 किलोमीटर चल रहा है, तो यात्रा की आलोचना कैसे कोई कर सकता है? देखिए, बात बहुत अच्छी कही है उन्होंने और इसका हम स्वागत करते हैं। जो लक्ष्य है राहुल जी का, जो लक्ष्य है वो ये है कि हम इस देश को एकत्रित करें, इसको इकट्ठा करें और देश को जोड़ें। तो उसमें जो भी जिसके बारे में हम ये सोचें कि उनकी विपरीत सोच है या उनके बारे में सोचें कि वो हमसे अलग सोच है, उन सबको फलांगते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे हाथ मिल जाएं, दिल सारे मिल जाएं। अगर ऐसा संभव हुआ और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, तो ये देश फिर जुड़ जाएगा। जो हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि ऐसा लगता है कि लोग अलग अलग विचार के हैं और इसलिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। हम सबकी एक ही दिशा बन जाएगी और उस दिशा में हम सब सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी जी का प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संकेत अगर आ रहे हैं तो ये आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि मुझे न्योता था, मैं जाना चाहता था, लेकिन हेल्थ की वजह से नहीं जा पाया यात्रा। चलिए हम इसलिए अपनी शुभकामनाएं चिट्ठी के जरिए राहुल। शुभकामनाएं बहुत हैं, हमारे लिए शुभकामनाएं बहुत हैं। सबकी शुभकामनाएं, राजनीतिक लोगों की, धार्मिक लोगों की, सामाजिक लोगों की शुभकामनाएं हमें मिलें। जो आ जाए उसका स्वागत है, जो ना आए उसकी शुभकामनाएं मिल जाएं, वो भी हम समझते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम मंदिर में जो भी आता है उसे आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घजीवी हो, स्वस्थ रहो
और हमारी संस्कृति भी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये भारत के, लेकिन विहिप के चंपत राय जी ने भी कहा कि अच्छी बात उनको यात्रा करनी चाहिए। आदरणीय चंपत राय जी संत हैं, उन्होंने प्रभु राम मंदिर के लिए जीवन आहूत करने का काम किया है। वो संत पुरुष हैं, अगर उनके वचन से निकला है तो उन्होंने उसको दीर्घायु होने का, उनको स्वस्थ रहने के लिए कहा है। मगर चूंकि चंपत राय ने अपने बयान में अध्ययन शब्द का जिक्र किया, फिर क्या था पढ़ लीजिए। कांग्रेस के एक नेता के वेरीफाइड हैंडल से क्या लिखा गया। शातिराना तारीफ जैसे टेक्स्ट फिट करके मोदी पर ही अटैक किया गया। मगर कल तक जय श्री राम और जय सिया राम वाला नैरेटिव सेट करने वाले राहुल पर आज बीजेपी ने एक बार फिर तीखा हमला किया, इतिहास याद दिलाया, भूल सुधार करने की नसीहत दी। हमेशा किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर के साथ कोई भी विषय होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रखरता के साथ खड़ा होती है। हाँ, हम में और उनमें अंतर है। श्री राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन था, हमने कभी नहीं कहा मंदिर हम बनाएंगे, हमने कहा मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनाएंगे। हमारा काम उसका समर्थन करना और मार्ग प्रशस्त करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। कुछ राज्य विधानसभाओं ने बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया है। वो इसलिए आवश्यक है कि जब अयोध्या में आंदोलन हो रहा था, किसके लिए हो रहा था? श्री राम जन्मभूमि के लिए। नारा क्या था? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अभी तो बालक राम थे ना, तो बड़े होकर जब राजा राम बनेंगे तब सीता आएंगी। तो सिया राम तब होगा जब राजा राम बनेंगे। जब तक बालक राम है तब तक जय श्री राम ही होगा। कांग्रेस मानकर बैठी है कि राहुल तो बब्बर शेर है, मगर समस्या यह है कि इस बब्बर शेर के साथ यूपी में न मायावती हैं, न अखिलेश और न ही जयंत दिख रहे हैं। राहुल अकेले ही चलते दिख रहे हैं। वो बात दूसरी है कि सोशल मीडिया पर अखिलेश और मायावती की फोटो के साथ शुभकामना वाले संदेश खूब घूम रहे हैं। जयंत चौधरी भी भारत जोड़ो यात्रा से गायब हैं। उन्होंने भी दूरी बना रखी है। यूपी में हर कोई राहुल को सिर्फ वर्चुअली ही सपोर्ट कर रहा है। जयंत की पार्टी भी चिट्ठी चिट्ठी खेल रही है। नहीं, वो बात मैं कह चुका हूं कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है। जिनसे उम्मीद थी वो तो राहुल के साथ खड़े नहीं दिख रहे। हाँ, सोशल मीडिया पर यह जरूर चल रहा है कि कोई आए या ना आए, वरुण गांधी जरूर आएंगे। इसका हिंट भी राहुल ने ही दिया है। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। राहुल की यात्रा तो भारत जोड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल उनके सामने दिक्कत यह है कि वो मोदी विरोधी गुट को ही अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे। हाँ, मंच से हंसी मजाक खूब कर रहे हैं, भीड़ से तालियां भी बजवा रहे हैं। ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो, अफ्रीका से 4 चीता आए हैं। देखो, जंगल में घूम रहे हैं। देखो, ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का
चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया, कम नहीं होता भाई और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो, ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, अब मैं क्या बोलूं। बागपत पहुंचकर मंच पर खड़े होकर माइक ऑफ करने से राहुल 23 और 24 वाला माहौल तो बना सकते हैं, मगर मोदी को नहीं हरा सकते। ऐसा क्यों है, इसका एग्जाम्पल योगी से सुनिए। आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग ना हमारी कोई जाति है, ना मत है, ना मजहब है, हमारा वोट केवल कमल के फूल पर जाएगा। बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे, ये वही कहते थे। आधी आबादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बाधाओं को तोड़ा और फिर से 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। राहुल गांधी किसी भी विरोधी खेमे के नेता को अब तक एक छत के नीचे लाने में नाकाम रहे। नीतीश बिहार से 16 दिनों की समाधान यात्रा के जरिए 24 वाला समाधान ढूंढने की फिराक में है, लेकिन फिलहाल उन्हीं के राज्य में इतनी उठापटक है कि वहां महागठबंधन सरकार का भविष्य ही अधर में अटका है और नीतीश की समाधान यात्रा में व्यवधान डालने की प्रक्रिया बिहार में अभी से शुरू हो चुकी है। मैंने खुले में चुनौती दी है, नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक तामझाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दें। एक गांव या एक पंचायत तो खुद से चुन ले जहां उनकी समझ से खूब काम हुआ है, वहां पर वो पैदल चल के दिखा दें। मैं चुनौती अभी भी दे रहा हूं, चल के दिखा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका काम हुआ है और पब्लिक में आपकी क्या इमेज है। सुरक्षा लेकर घूमकर दिखा दें, छोड़िए सुरक्षा, बगैर सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुरक्षा के साथ एक गांव में पैदल चल के दिखा दे नीतीश कुमार, चल ही नहीं सकते। घर से उठकर आकर एक प्रशासनिक बैठक करना यात्रा कैसे हो गई? यात्रा इसलिए हो गई कि जो साहब 10 महीने तक अपने घर से निकलते नहीं है, कम से कम 1 महीना निकलकर जिलों में जा रहे थे, उनके लिए यात्रा है। अगली बार जब आरजेडी या तेजस्वी यादव मिले तो उससे पूछिएगा कि आरजेडी का पैसा कहां से आता है और बर्थडे मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन पर केक कैसे काटा जाता है। नीतीश कुमार से पूछिएगा कि उनकी पार्टी को चलाने के लिए खर्चा कहां से आता है। नीतीश सार्वजनिक मंच से हिंट दे चुके हैं, बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह हिंट नीतीश पर भी लागू होता है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि वो 24 के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। मगर क्या नीतीश की समाधान यात्रा से वाकई मोदी विरोधी खेमे का कोई समाधान निकलेगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार का जो विपक्ष की एकता का जो प्रयास था वो टाइम फिस हो गया। 3 महीने से वो दिल्ली नहीं गए, कोई दिल्ली में उनको भाव नहीं दे रहा, कोई उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसे अब करें कि मैं उस पद का दावेदार नहीं हूँ। नीतीश जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पर है, प्रशांत किशोर भी यात्रा पर है, कांग्रेस भी बिहार भी यात्रा कर रही है। ये लोग इसी प्रकार सड़क पर यात्रा करते रहे, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रचंड बहुमत से फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। वैसे मोदी विरोधी मोर्चे में 2 नाम और हैं। नंबर 1 ममता बनर्जी और नंबर 2 अरविंद केजरीवाल। 7 दिन के विपासना ब्रेक के बाद केजरीवाल फिलहाल साइलेंट मोड पर हैं।
पर उनकी पार्टी 24/7 मोदी पर अटैकिंग है। रही बात ममता बनर्जी की, तो बंगाल के पंचायत चुनाव से ममता के 3.5 लाख स्वयंसेवकों की फौज मैदान में उतरने वाली है। ऊपर से ममता ने ये कहकर नया ट्विस्ट दे दिया है कि अब राम और वाम एक हो गए हैं। উপরন্তু এখন যেমন বিজেপি আর সিপিএম বামরাম হয়ে গেছে। विरोधियों का जीपीएस मोदी के जीत वाले पथ को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। सब आपस में उलझे हैं, जबकि मोदी 24 वाले ऑल इंडिया मिशन में लगे और दक्षिण भारत 23 का सबसे बड़ा बैटलफील्ड होने वाला है। फिलहाल दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 130 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सिर्फ 29 सांसद हैं, 25 कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से। बीजेपी दक्षिण के इन सभी राज्यों में अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर रही है। 23 में तेलंगाना और कर्नाटक पर मोदी का पूरा फोकस है, ताकि 24 में दक्षिण का द्वार खुल सके। कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में फोकस दक्षिणी राज्यों पर रखा, मगर अब मोदी उसमें भी सेंध लगाने की पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हैं और वहां की परंपरागत रीजनल पार्टियों को भी टक्कर दे रहे हैं। एक नया मुस्लिम महागठबंधन बन रहा है, इस बार दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर। हल्द्वानी में लग रहा है कोई नई बिरयानी पक रही है। पकाने वाले तो कुछ लोग वही हैं जो शाहीन बाग में पका रहे थे। एक नया मुस्लिम आंदोलन पटरी पर आ गया है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तख्तियां हैं, महिलाएं हैं। इस बार फर्क बस इतना है कि बीजेपी के विरोधी नेता पहले दिन से ही टोपी पहनकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। शाहीन बाग ट्रैक 2 ये शुरू करने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी को क्यों चुना गया? हल्द्वानी के जितने वीडियोस आपके मोबाइल फोन पर आ रहे हैं, उनमें से कितने सही हैं और जो वीडियो सही हैं उसकी सच्ची कहानी क्या है? यह रिपोर्ट दिल्ली से नहीं, सीधे हल्द्वानी से तैयार की है। आपको दिखाते हैं। ये तख्तियां, ये बैनर, एक एक तस्वीर पर ध्यान दीजिएगा। ये सभी 5 से 12 साल के बच्चे हैं, लेकिन हाथों में पोस्टर हैं और जुबान पर नारे। नए आंदोलन की पहली लेयर है ये। इस भीड़ के चरित्र को भी पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और यहां से आ रही आवाज को बड़े ही गौर से सुनिएगा। नकाब में सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं, तकरीर हो रही है, इमोशनल बातें हो रही हैं, मजहब का फुल फ्लेवर है। नए आंदोलन की ये दूसरी लेयर है। ये भी देखिए, नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लिबरल गैंग एक्टिव हो गया है। वही सर्द, वही दर्द, वही शिकायत, वही सियासत। प्रो मुस्लिम टूलकिट की फिर से अदावत। नए आंदोलन की तीसरी लेयर है ये। क्यों बता रहे हैं ये बातें आपको? पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ याद आया आपको? 3 साल पहले दिसंबर और जनवरी की सर्द रातों में कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली के शाहीन बाग में। पहले बच्चों को आगे किया, फिर महिलाओं और बुजुर्गों को, और भड़काऊ गैंग का भड़काऊ प्लान लॉन्च हो गया। सरकार विरोध का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जम गया तो धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड का हल्द्वानी है और टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हल्द्वानी का बनफूलपुरा इलाका है, जिसका दूसरा नाम है गफूर बस्ती। आप पूछेंगे कि शाहीन बाग और गफूर बस्ती में कॉमन क्या है? कॉमन है मुसलमान, कॉमन है बेघर करने का इल्जाम, कॉमन है बस्तियां उजाड़ने के आरोप, कॉमन है प्रोटेस्ट के पोस्टर और कॉमन है विपक्षी दलों की सक्रियता। पिछले 8 दिनों से हल्द्वानी की यही बस्ती नेशनल हेडलाइन में है। इसकी वजह जानते हैं आप?
सबसे बड़ी वजह है यहाँ की 95% आबादी मुसलमान है और हाईकोर्ट से उनका घर तोड़ने का ऑर्डर आया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। इन बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से घर बनता है। सरकार को कितना होना चाहिए कि इन बच्चों का साथ दे, इनके सरों पर से छाया न छीने। और यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज हैं, ट्यूबवेल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और सबके साथ में इंसाफ दे, हल्द्वानी के लोगों को जो है परेशान न करे। ये बताइए कि आपके पास कागज हैं? ये सारे कागज हमारे हाथ में हैं। सारे कागजों में पक्के कागज है, रजिस्ट्री भी है, फ्री होल्ड भी है और पट्टे भी हैं इस पूरी जगह के। यहाँ पर 5-5 सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी है, मंदिरें भी हैं। तो ये सारी जो जगहें हैं ये सरकारी कैसे बन गई इस जगह पर? हर विरोधी दल इसमें अपना अपना कोना तलाश रहा है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और इमरान प्रताप गढ़ी, समाजवादी पार्टी के ST हसन, अताउर रहमान, अब्दुल मतीन सिद्दीकी, शोएब अहमद सिद्दीकी, अरशद खान और सुल्तान बेग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी और कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं, हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला आया जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। हाँ। देखिए ये तो देख मुसलमानों को परेशान करा जा रही है। ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं। सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे, इसकी बुनियादें जो है डेमोक्रेसी पे है। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हल्द्वानी में चुन चुन कर मुस्लिम नेताओं को उतारा गया है। कोई कोर्ट में कूदा है, कोई सीधे गफूर बस्ती से लैंड कर रहा है और कोई सोशल मीडिया पर नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। शाहीन बाग का केस लड़ने वाले वही लॉयर प्रशांत भूषण भी हैं इसमें। कोर्ट और वर्चुअल वर्ल्ड की बातें आगे बताएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि गफूर बस्ती में आज क्या चला। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद पिछले 6 दिनों से गफूर बस्ती का सच दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद ने हल्द्वानी से एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। हल्द्वानी का बनफूलपुरा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 82.7 एकड़ की ये पूरी जमीन रेलवे की है और इसके ऊपर ये अवैध कब्जा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इसी को चैलेंज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख यानी कल इस पे हियरिंग होगी। ये चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, कुल मिला के 12 मस्जिद हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ
यहाँ पर डिस्पेंसरी तैयार की गई है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये घर दरअसल फ्री होल्ड है, उसके अलावा एनिमी प्रॉपर्टी है और पट्टे की जमीन है, और उनके पास 1939 से ये घर यहाँ पर मौजूद है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये रेलवे की जमीन नहीं है। क्यों हल्द्वानी में शाहीन बाग की तरह प्रयोग हो रहा है? दरअसल यहां भी बात 95% मुसलमानों की है, जिनकी रिहायशी पर हाईकोर्ट के आदेश से संकट खड़ा हो गया है। हल्द्वानी स्टेशन से 2.2 किलोमीटर की पट्टी, जिसमें बनभूल इलाके के करीब 4365 घर हैं, 8 से 10 मस्जिदें हैं, करीब 2 मंदिर हैं, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल समेत करीब 1 लाख लोग इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने सारे निर्माण रेलवे की जमीन पर किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर रेलवे की जमीन नहीं, मैं अपने घर में हाउस टैक्स भी देता हूँ, मेरे घर में सिविल लाइन का कनेक्शन भी है, बिजली कनेक्शन भी है, पानी कनेक्शन भी है, और भी बहुत कुछ मेरे घर में फैसिलिटी है जो नगर निगम के द्वारा मुझे दी गई है। और मेरे घर के कुछ पिछले हिस्से में जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री योजना चल रही थी घर बनाने की, घर भी बने हैं मेरे घर के पीछे, जिसे रेलवे अपना घर बता रहा है, अपनी जमीन बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं, अगर मेरे इन बच्चों के फ्यूचर पे कोई उंगली उठी तो मैं गवर्नमेंट से इच्छा मृत्यु की डिमांड रखूंगा कि अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है या फिर मेरे बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी होती है, हर एक माँ बाप से मेरी ये इच्छा है कि मैं आज के दौर में जो हमारे इनकम का जरिया है कि हम दोबारा घर कहीं नहीं ले सकते। जो हमारा पुश्तैनी मकान है, इस पुश्तैनी मकान पर अगर आज आई तो मैं मोहम्मद वसीम अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु की डिमांड रखता हूँ। दरअसल ये सारा मामला 2013 की एक PIL के बाद सामने आया। 2013 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी। ये नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बगल में बहती है। इस PIL में कहा गया कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई गफूर बस्ती के लोग गोला नदी में अवैध खनन करते हैं। उसकी वजह से रेल की पटरियों को और गोला पुल को खतरा है। 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पूरे एरिया का सर्वे कराया और 4365 अवैध कब्जेदारों को चिन्हित किया, जिसके बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से रीट पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अतिक्रमण को हटाने में देरी की जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट नैनीताल ने जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बनाने का निर्देश दिया। दरअसल ये पूरा मामला इस ग्वाला नदी के पास जो ब्रिज है उस ब्रिज को लेकर हुआ है। इस ग्वाला नदी पर जो पिलर बने हुए हैं उसके ऊपर खनन की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा पुल ढहने की नौबत थी, और इसीलिए यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने PIL दायर की। उस पर हियरिंग होते होते रेलवे ने बताया कि कुल मिला के ये 82.7 एकड़ की जमीन उनकी है। शुरुआत में ये 29 एकड़ था, लेकिन फिर उसके बाद 29 एकड़ में 4365 घर थे, लेकिन अब 82.7 एकड़ हो जाने से ये 2.1 किलोमीटर का ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर 6000 से ज्यादा घर हैं और करीबन 1 लाख के लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं। 95% आबादी यहाँ पर मुस्लिम है और यही अब एक बड़ी राजनीति का केंद्र बिंदु और राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आ रही है। लेकिन बनभूलपुरा के लोगों का कहना है कि सालों से रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जमीन के कागजात भी हैं, पहले क्यों नहीं रोका, अब क्यों रोक रहे हैं। उसके पीछे कहना है कि जहां वो रह रहे हैं वो नजूल की भूमि है और बकायदा इसका पट्टा उन्हें दिया गया है, जो 17 मई 1907 के नगर पालिका के ज्ञापन के आधार पर दिया गया। जबकि रेलवे का दावा है कि उसके पास पुराने नक्शे, 1959 की एक अधिसूचना, 1971 के राजस्व रिकॉर्ड और 2017 के सर्वेक्षण के नतीजे हैं, जो उनकी जमीन पर उनका स्वामित्व साबित करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे, और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि
50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। जिस नजुल भूमि का तर्क बनभूलपुरा के लोग दे रहे हैं, अब जरा उसे भी समझ लीजिए कि नजुल भूमि होती क्या है। दरअसल अंग्रेजों द्वारा कब्जा की गई या लोगों से ली हुई जमीन को नजुल की जमीन कहा जाता है, जिसे आजादी के बाद उनके वारिसों को वापस लौटा दिया गया था। लेकिन कई जमीन ऐसी थीं जिनके वारिस ही नहीं बचे, ऐसी जमीन नुजुल जमीन कहलाई। आजादी के बाद 1956 में नुजुल हस्तांतरण रूल्स बनाए गए, जिसके जरिए नुजुल की जमीन को हस्तांतरण किया जाने लगा। सीधा मतलब यह है कि नुजुल की जमीन सरकारी जमीन होती है, जिसे सरकार जनहित के कामों में देती रही है। नुजुल की जमीन पर जमीन का हस्तांतरण तो हो सकता है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। इस आधार पर ही हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को सच्चाई से दूर रखा। मीटर लगा है, नूर बानो इस समय परेशान है और शांतिपूर्ण तरीके से इस फैसले का विरोध करते हुए यहां पर दुआएं पड़ी जा रही हैं, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अभी हियरिंग होना बाकी है। नूर बानो जी, आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं आपके घर में? सर, मेरे घर में मेरे 5 बेटे हैं। हाँ। एक बेटे की शादी हो चुकी है, बड़े वाले की, 2 बेटियों की कर दी है और 2 मियाँ बीवी हम हैं। आपका ये घर अवैध है? क्या रेलवे की जमीन पर बना हुआ है? नहीं, हमारा घर रेलवे की जमीन पर नहीं है। रेलवे की कहाँ, रेलवे की तो उधर है झोपड़पट्टी में। हाँ। वहाँ से मतलब सन 7,000 उसमें चला था ये मैडम के सामने, तो तभी इसका विरोध होना चाहिए था। और मैडम भी गुजर गई और हम लोगों को परेशान कर गई, और ये सब नेता लोगों की आफतगर्दी है। ये वोटबाजी के चक्कर में हम किसी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के नेता अगर बनभूलपुरा में आकर कैंप कर रहे हैं तो उसकी वजह को समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल बनभूलपुरा हल्द्वानी विधानसभा कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश की सीट रही है। उनके निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभाली उनके बेटे सुमित हृदयेश ने, जो विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी से जीत के बाद विधायक भी बने। कहा जाता है कि उनके विधायक बनने में बनभूलपुरा गफूर बस्ती के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।